हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो 7 चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है उसकी एक्सरसाइज 7.3 को फिर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक अच्छा सा डिस्कशन किया था और उसी डिस्कशन के दौरान हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट तक जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बताता हुआ चलूँ, ठीक है। क्योंकि परम्यूटेशन जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है वो बता दिया फिर आगे हो जाएगा। इसमें आपको वर्ड्स को ही समझना है, मेन इस पर भी फोकस होता है इसमें। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा था। लिखा फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि ऐसी 4 डिजिट नंबर्स बताइए कितनी आप फॉर्म कर सकते हैं इनकी मदद से। ये जो 5 डिजिट्स दिख रही हैं इनकी मदद से आप कितनी 4 डिजिट नंबर्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बस हम वही देखने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट्स से ये इस तरह से हम पहले समझ लेते हैं। एक दो तरीके हमारे पास होते हैं समझने के। 4 डिजिट नंबर है तो ऐसे 4 बॉक्सेस मैंने बना दिए, हर बॉक्स में एक डिजिट आएगी तो 4 डिजिट नंबर बनेगा। जैसे मान लिया 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 है तो एक बॉक्स में 1 है, एक बॉक्स में 2 है, एक में 3, एक में 4 है, तो इस तरह से, ठीक। हाँ, तो जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर बनाने में वो सिर्फ इतने ही नंबर है। आप 7 8 9 6 इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हो। 0 का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो दिए गए इन्हीं का। तो 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाने हैं तो हमें समझ में आता है कि 4 डिजिट नंबर अगर हमें बनाने हैं तो पहले बॉक्स को आपके पास इन 5 डिजिट आपके पास है। पहले बॉक्स में आपके पास कितने तरीके हैं पहले बॉक्स को फिल करने के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले बॉक्स में अगर मुझे इनमें से कोई भी एक नंबर डालना है तो मैं 1 डाल सकता हूं, मैं 2 डाल सकता हूं, मैं 3 डाल सकता हूं, मैं 4 डाल सकता हूं, मैं 5 डाल सकता हूं। मेरे पास 5 तरीके हैं जो मैं यहां पर रख सकता हूं। इसलिए मैं समझ गया इसके पास मेरे पास जो नंबर ऑफ मेथड है 5 है इस बॉक्स को फिल करने के, क्योंकि बोला गया नो डिजिट इज रिपीटेड। अब अगर एक डिजिट आपने डाल दी, क्योंकि 5 तरीके जरूर हैं आपके पास लेकिन जाएगा कोई एक ही वहां पर। आपकी जो मर्जी 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक डाल पाओगे आप, लेकिन आपके पास चॉइसेस 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉक्स फिल हो गया अब, है ना। 5 में से कोई एक चले गया। अब कितने नंबर बचे? अब कोई 4 बचे हैं इनमें से, क्योंकि कोई एक फिल हो चुका है। तो वो 4 मेथड से हम इस वाले बॉक्स को फिल कर सकते हैं, बाकी बचे हुए 4 नंबर। तो ये बॉक्स भी अगर फिल हो गया तो हमारे पास 2 नंबर फिल हो चुके हैं, दोनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं। नो डिजिट इज रिपीटेड की कंडीशन के कारण, क्योंकि जो यहां फिल हुआ था वो यहां नहीं फिल हो पाएगा। तो अब हमारे पास 2 फिल हो चुके हैं आउट ऑफ विच 5 में से 2 फिल हो चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि अब कितने बचे? 3। और 3 चॉइसेस इसके लिए थी और उन 3 में से हमने कोई एक को यहां फिट कर दिया, बचे 2। अब 2 ही तरीके आपके पास हैं। अब 2 में से इस बॉक्स को फिल करना है। अब आपके पास 2 मेथड है इस बॉक्स को फिल करने की। अल्टीमेटली ये भी फिल हो जाएगा, लास्ट वाला बेचारा बच जाएगा। यानी 5 में से आपने 4 को अरेंज कर दिया। ये एक सिंपल सी बात है। हम डायरेक्ट परम्यूटेशन का यूज कर भी इसे कर सकते थे। अदरवाइज पहले तो सिंपल समझ ले कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स बने, है ना, जो नंबर ऑफ हमारे पास मेथड्स बने 4 डिजिट नंबर बनाने के, वो कितने हुए? वो हुए ये 5 × 4 × 3 × 2। यही हम हमेशा करते हैं। वेरी गुड। कितना होता होगा ये होता होगा 120 हो रहा है, थिंक, है ना, क्योंकि 3 2 6 4 24 5 120 इतना हो रहा है। तो आपको ये 120 तरीके आपके पास ऐसे हैं कि आप 4 डिजिट नंबर तैयार कर सकते हो इनकी हेल्प से, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं बन पाएगा आपके पास क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो गई या ऐसे ही कुछ भी, ठीक है ना। कोई रिपीटेड टर्म्स नहीं आ पाएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे चारों नंबर ऐसा करके। तो 120 तरीके हमारे पास ऐसे 120 नंबर हम बना सकते हैं 4 डिजिट। इन्होंने ये भी बोला था, अच्छा इसी को दूसरे मेथड से परम्यूटेशन से, अगर आप मान लिया ऐसे नहीं आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, ये इसके लिए फर्स्ट मेथड हो सकता है। और अगर आप बोलना चाहें तो आप दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका काफी सिंपल है जो कि किसको बताता है? सिंपल परम्यूटेशन। आपको सीधे शब्दों में करना क्या था? आपको 4 बॉक्सेस फिल करने हैं, है ना। यानी आपको 5 जनों को अरेंज करना है 4 सीटों पर। आप 5 स्टूडेंट आ गए सामने और 4 ही सीटें हैं वहां पर, 4 ही सीट्स हैं वहां पर। तो 5p4 यानी 4 जनों को अरेंज करना है 5 सीटों में। तो क्या 5p4, क्या 5p4, ठीक है। तो इसलिए सिंपली आप बोल सकते थे 5p4 इसका रिजल्ट है, क्योंकि आप बोलना चाह रहे हो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास टोटल और उन्हें 4 सीट्स में आपको फिल करना है। जैसे 5 आपके पास टोटल नंबर है, उन्हें 4 जगहों पर आपको बैठाना है,
तो आपके पास यही तरीके होते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान से समझे, हम इसे अरेंजमेंट बोल क्यों रहे हैं, हम परम्यूटेशन यूज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अरेंजमेंट हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे कोई एक नंबर ये है 4 डिजिट नंबर, आप जानते हैं कि ये 4 डिजिट नंबर में अगर सेम नंबर वही रहे जो हैं और मैं सिर्फ उनकी सीटें बदल दूं, अगर मैं उनकी सीट्स बदल दूं, इधर उधर कर दूं, तो आप देख रहे हो नंबर एक डिफरेंट हो गया। यानी जिस जगह पर अरेंजमेंट मैटर करता है वहां पर परम्यूटेशन लगता है, जिस जगह पर अरेंजमेंट मैटर करता है उस जगह पर परम्यूटेशन लगता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना, बस यही एक बात है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात हो गई। 1 2 3 4। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाद में जब कॉम्बिनेशन आएगा मैं परम्यूटेशन को भी फिर लाकर दिखाऊंगा कि ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन। अभी मैं कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं करता, अभी तो मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर अरेंजमेंट मैटर करता है वहां पर पी लगता है, परम्यूटेशन लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वही 4 डिजिट्स थी और ये वही 4 डिजिट है, लेकिन अरेंजमेंट बदलने के कारण नंबर बदल गया। तो अक्सर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर नंबर फॉर्म करने होते हैं, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर अक्सर परम्यूटेशन ही लगता है, अक्सर क्या परम्यूटेशन ही लगता है वहां पर। ठीक है, अरेंजमेंट जैसी जगहों में। सिंपल, आपने इसका आंसर 5p4 कह दिया। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने बताया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये आप जानते हैं। तो ये 5 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिख सकते हो 5 into 4 फैक्टोरियल, नीचे 5 minus 4। बेसिकली 5 into 4 बोलने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इसे पूरा 5 फैक्टोरियल ही बोलना चाहिए। और नीचे पर 5 minus 4 कितना होता है? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 5 फैक्टोरियल आपका रिजल्ट आ गया। आप देख रहे हो ये 5 फैक्टोरियल ही है असल में, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो कितना निकलेगा? इतना निकलेगा जो 120 होगा, तो वही रिजल्ट आएगा आपका। अब आप पर डिपेंड है, आप उससे करो, एक ही बात है, लेकिन समझना जरूरी है दोनों तीनों जितने बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, एक तो ये हो गया, यानी ये बेसिकली ना और था इसका, और पार्ट। ठीक है ना, और पार्ट था इसका। असल में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। ये सेकंड पार्ट ना बोले इसे, सेकंड पार्ट अब हम कंसर्न कर लेते हैं। तो ये बोला था हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से इवन नंबर्स कौन से होंगे, किन में से? जो आपने 4 डिजिट नंबर्स बनाए, कितने बने? 120 बने। कितनों की हेल्प से बने? सिर्फ इन गिवन नंबर्स की हेल्प से हमने विदाउट रिपीटेशन हमने 120 नंबर बना दिए जो 4 डिजिट नंबर्स है। एक बात ये, अब वो बोल रहे हैं कि जो ये 120 नंबर है इनमें से इवन नंबर्स कितने हैं, बताइए। 60। हाँ, हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, एक क्वेश्चन आया था और कहीं आपके मन में ये बात ना बैठ गई कि जितने नंबर होते हैं उसके ठीक आधा इवन होते हैं। जब मैंने ये बात लास्ट टाइम कही थी तो उसका एक बहुत अच्छा रीजन था, मैं आपको ये समझा देता हूँ। एक्चुअली ना वो वैनिश हो गया, इससे पहला वाला कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। जो मैंने लिखा था सॉल्यूशन, ये फिर मैंने बाद में लिखा है। ठीक है ना, जो मैंने कराया हुआ सॉल्यूशन है उससे मैच नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो वैनिश हो चुका था, मैंने दोबारा करा हुआ इसको, लेकिन मैंने कराया था इसको। सेंट्रल आइडिया यही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर 120 नंबर्स बने थे, इससे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। और हमने बोला था इवन नंबर्स कितने होंगे, इसका आधा कर दिया था 60। अब ऐसे मैंने दूसरा तरीका भी बताया था इसे करने का, वो अभी यहाँ मेंशन नहीं है। हाफ क्यों किया गया? सारे नंबर्स का क्या ठीक हाफ कर दो तो आपके पास इवन नंबर होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। आप एक बात देखें, यहां पर आपके पास कितने नंबर्स हैं? बोला गया था ना हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। इन डिजिट्स का यूज कर आपको इवन नंबर्स बताने थे कि कितने बने। पहले तो 4 डिजिट नंबर बनाने थे, फिर बताने थे इवन नंबर कितने बने। मेरे बताइए कितनी डिजिट्स दी गई है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दी गई है। आप ध्यान से देखोगे 6 में से आपके पास 3 इवन है, 3 ऑड है। वेरी गुड, 6 में से 3 इवन है, 3 ऑड है। ध्यान से देख लो, क्योंकि 2 4 6 इवन है, 1 3 7 ऑड है। यानी कि जो 6 डिजिट्स आपको दी गई उनमें से 3 इवन 3 ऑड, यानी कि जो 6 डिजिट्स आपको दी गई उसमें से सीधे 50% इवन है, 50% ऑड है। इसीलिए आप ऐसा कर पाए थे। इसलिए आपने बोला था कि जितने नंबर्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं उनका ठीक आधा इवन और ठीक आधा ऑड होगा। जबकि आप ना यहाँ ये नहीं बोल सकते। यहाँ क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ जो नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स में आपके पास 2 and 4 ओनली ये इवन नंबर्स हैं, और 1 3 5 ये आपके पास ऑड नंबर्स हैं। और आप देख रहे हो कि इनका रेशियो 50-50 का नहीं है, 50-50% नहीं है। हम समझ रहे हैं कि 5 में से 3 नंबर्स ऑड हैं और 5 में से 2 नंबर्स इवन हैं। तो जो ये इनसे फॉर्म नंबर होंगे ना, जैसे 120 नंबर, अगर मैं उसी स्टाइल से करना चाह रहा हूं तब, अदरवाइज परम्यूटेशन से करते हैं इसके बाद, तब आप 120 का जस्ट हाफ नहीं करोगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि जितने इवन नंबर्स, जितने टोटल नंबर्स गिवन हैं, इवन नंबर उसका हाफ नहीं है। इवन नंबर अगर टोटल नंबर 5 है, गिवन 5 है, तो 2 उनमें से कितने हैं? इवन नंबर्स हैं।
ठीक है ना। तो आप चाहो तो एक परसेंटेज निकाल सकते हो या कुछ कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जब 5 नंबर्स गिवन थे तो इवन नंबर कितने थे? 2। जब 5 नंबर्स गिवन है उनमें से 2 नंबर्स इवन है। 2 नंबर्स मतलब एक 2 इवन है और एक 4 इवन है, ठीक है। अब अगर मेरे पास टोटल नंबर, क्योंकि जब टोटल नंबर 5 थे तो मेरे पास इवन 2 थे, अब टोटल नंबर अगर 120 बन पा रहे हैं, 120 कब बन पाएंगे? जब 5 मल्टीप्लाई होगा 24 से। तो इस तरफ 24 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी 24 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा। यानी कि जो 120 नंबर्स होंगे उनमें से 48 इवन होंगे। एक तरीका है, ऐसे ही आप ऑड के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। ऑड के लिए भी ट्राई कर लेना कि यहाँ 5 लिखना और यहाँ 3 लिखना, क्योंकि टोटल जब 5 नंबर्स है उनमें से 3 नंबर ऑड है। तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई होगा, वहाँ 24 से 3 का मल्टीप्लाई होगा, फिर वो कितना होगा? 72, वो ऑड के लिए। फिलहाल ये तरीका मैंने ऐसे ही बता दिया ताकि आपके मन में ये बात बैठ जाए कि इससे पिछली बार जब हमने हाफ किया तो उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि उस समय जो दिए गए नंबर हैं वो 50-50% था नंबर्स का। अभी आप देख पा रहे होंगे 50-50% नहीं है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात थी, इसीलिए मैंने इसे पहले नहीं बताया, अभी बताया ताकि क्लियर यहाँ पर हो, वहाँ नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बेसिकली इवन नंबर्स कितने? 48 है, 60 नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। वो एक तरीका था, चलो ठीक है, वो एकदम तरीका था जिससे आप एकदम ही पता कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा तरीका जो प्रॉपरली हम करेंगे जिससे, वो ऐसा होगा, क्योंकि आपको कितने डिजिट नंबर्स बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर ही आपको बनाने हैं। तो एक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं। और वो इवन नंबर्स के बारे में बात की गई है, और जो नंबर्स आप यूज कर सकते हैं वो है आपके पास 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और आपको इवन नंबर्स बनाने हैं बस, और नो डिजिट रिपीटेड की कंडीशन है। अगर इवन नंबर बनाने तो डेफिनेटली यहाँ इवन नंबर होना चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्योंकि कोई भी नंबर इवन होगा या ऑड होगा डिसाइड करेगा उसका ये वाला प्लेस, नीचे वाला इवन है, ऊपर वाला ऑड है, क्योंकि 3 या 4 है ऐसे करके। तो इसीलिए ये इवन होना चाहिए, तभी सारे नंबर इवन हो पाएंगे। और इवन होने के लिए हमारे पास जो काम कर पाएंगे वो 2 और 4, या तो 2 यहाँ हो जाए या तो 4 यहाँ हो जाए, इसके अलावा और कोई भी होगा तो ये कभी इवन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस प्लेस को भरने के 2 तरीके हैं। आप सिंपली 2 लिख सकते हो, अदरवाइज परम्यूटेशन का ज्यादा ही यूज करने का मन है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 जनों का कॉन्फ्लिक्ट है एक पोजीशन के लिए, आप ऐसे लिख सकते हो 2p1, है ना। अभी इस पर आओ, क्योंकि कोई एक नंबर वहां फिल हो चुका है, इधर 2 और 4, कोई भी एक फिल हो चुका है यहां पर। अब जब कोई भी एक यहां फिल हो चुका है तो कितने नंबर थे? टोटल 5 नंबर थे, 5 में से कोई भी एक यहां फिल हो चुका है, बचे कितने? 4। अब 4 नंबर्स का कॉन्फ्लिक्ट है इस पोजीशन के लिए, तो आप लिख सकते हो 4p1। और आपको मैं एक बात और बता दूं, चलो मैं बताता हूं इसके बाद, ठीक है। वैसे ही अब ये हिस्सा भी फिल हो गया, अब 2 जने यहां फिल हो चुके हैं, कितने में से? 5 में से, बच्चे कितने? 3 का कॉन्फ्लिक्ट है सिर्फ इस पोजीशन के लिए, तो 3p1, है ना। अरेंजमेंट पे फोकस कर रहे हैं हम, ध्यान दें, क्योंकि डिजिट्स पेंडिंग है नंबर। सिमिलरली यहां पर कितना होगा? ये फिल हो जाएगा, और यहां पे कितना होगा? 2p1। आप इसको सिंपली ऐसा भी कह सकते थे कि यहाँ 2 जने बैठ सकते हैं, कोई भी इवन नंबर्स हैं जो 2, बाकी उन 2 में से अगर कोई भी एक बैठ गया तो अब आपके पास 4 नंबर बचे 5 में से, तो आप ऐसे लिख सकते थे, यहाँ 4, फिर 3 बचे, फिर यहाँ 2 बचे, आप ऐसे लिख सकते थे। तो ये चीज जो लिखी है, जो वो चीज लिखी है वो एक ही बात है, क्योंकि 2p1 का मतलब 2 और 4p1 का मतलब 4 और 3p1 का मतलब 3, ऐसे ही होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है वो है 2p1 का 2 4 3 2, ये ठीक है। 2 4 8 3 24 2 48, आपने देखा इससे पहले मैंने आपको कराया था 48 ही रिजल्ट आया था। ये भी एक तरीका, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ एक बात आ रही थी अभी बोलने लायक, हाँ, ठीक है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे यही चीज़ है ना, आप इसको ध्यान से देखना जरा। यही चीज़ है जो जिसमें 4 पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है, उसमें अगर आपको इवन नंबर फिल करना है, 2 जनों का कॉन्फ्लिक्ट है इवन नंबर के लिए, वो कौन है? 2 जने, 2 और 4, 2 और 4 में से कोई बचता है, तो 2 जने एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, 2p1। अभी बचे कितने? बचे आपके पास 4 नंबर्स, क्योंकि एक जना यहां पर बैठेगा तो कोई एक ही ना, 2 में से एक जना यहां बैठ गया, बचे कितने? बचे 4। अब 4 कितनी पोजीशंस के लिए लड़ेंगे? 3 पोजीशन के लिए। और 3 पोजीशन मैं इसलिए कर रहा हूं ना, मैं डायरेक्ट भी बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हो तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो 4p3, 4 जने 3 पोजीशंस के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आपका उस समय जो रिजल्ट होगा वो होगा 4p3 इंटू 2p1। और आप बोल सकते हो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 3, यानी 1 फैक्टोरियल लिख दो सीधे, इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होता है। 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल का आंसर होगा 4 3 इंटू 2 24 हो गया, और वो उसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा 48 हो जाएगा। तो आप समझ गए ये रिजल्ट भी 48 है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैं सारी बातों को क्वेश्चन कराना कोई मकसद नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे,
मैं कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ क्वेश्चन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का डिसेक्शन करते रहें। देखो समझ में आ रही ना बात, ये है। तो एक मैंने ये भी एक चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की यहाँ से, और मैं ऐसे कर लो कि सारों को एक साथ अरेंज कर लो उसके बाद, या ऐसे कर लो एक एक करके कर लो, या फिर अब वैसे कर लो जो मैंने बताया था कि 120 है, 120 का देखो कि कितना परसेंटेज बना हुआ नंबर्स के अकॉर्डिंग, कि जितने नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर को बनाने में, कितने नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे थे 5 नंबर, 5 में से 2 इवन है 3 ऑड है। उस रेशियो को लेकर चलो कि अगर 120 नंबर होंगे तो 120 नंबर में कितने ऑड और कितने इवन होने चाहिए, बस ये बात है। ठीक है ना। और इस पर थोड़ा सोचना भी, जो मैं बात बोल रहा हूँ, मैं इसके ज़्यादा अंदर नहीं गया अभी कि 5 में से 2 इवन और 5 में से 3 इवन का इससे क्या रिलेशन है, इस पर थोड़ा सोच सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। एक कोई कमिटी है और उस कमिटी में 8 पर्सन है, उसमें से एक चेयरमैन बनेगा और एक वाइस चेयरमैन बनेगा। तो उसमें बोला गया कि कितने तरीके हैं अपने पास चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चुनने के। एंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और हिंदी वाला दोनों एक साथ निकल के आने चाहिए। यानी जब इनका इलेक्शन होगा तो हमें सीधे पता चलना चाहिए कि एक चेयरमैन बन गया और ये वाइस चेयरमैन बन गए। और कंडीशन है कि कोई भी एक जना दोनों पोजीशन नहीं रख सकता, यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एक ही जना नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो उस समय हमें समझ में आया, हमने बोला कितने जने हैं टोटल। अगर हम फॉर चेयरमैन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम चेयरमैन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर चेयरमैन, फॉर चेयरमैन अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय आपके पास कितने टोटल लोग हैं जिनमें से आपको सिलेक्शन करना है, जिनको आपने अरेंज करना है। आपके पास जो टोटल जन है वो है 8, और उनमें से आपको चेयरमैन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 पोजीशन के लिए 8 जनों का कॉन्फ्लिक्ट है। मैं ऐसे बार बार समझा रहा हूं आपको, यानी 8 जने लड़ रहे एक पोजीशन के लिए, एक पोजीशन यानी कि 8p1, यही तो 8p1, यही तो मतलब। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट होगा, आप इसे अगर सॉल्व करें 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 1 ऑफ होल फैक्टोरियल, है ना। और आप यहाँ से बोल सकते हो कि 8 फैक्टोरियल ये हो गया और ये 7 फैक्टोरियल हो गया, और फिर आप बोल सकते हो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे आपका 7 फैक्टोरियल आ जाएगा और रिजल्ट आपका 8 आ जाएगा ओनली। तो आपने बोला सीधे कि फॉर चेयरमैन के लिए आपके पास 8 तरीके हैं, सीधी सी बात भी है ना। एक चेयरमैन की एक चेयर बना दी, मान लिया 8 जने लाइन से खड़े हैं, अब कोई भी एक जना वहां बैठ सकता है जाके। तो कितने तरीके? 8 तरीके, क्योंकि 8 में से कोई भी एक तरीका, पहला वाला, दूसरा वाला भी बैठ सकता है, तीसरा वाला बैठ सकता है, तो 8 तरीके हैं, वही निकल के आया। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर वाइस चेयरमैन, फॉर वाइस चेयरमैन अगर हम बोल रहे हैं, है ना, अब क्योंकि चेयरमैन तो चुन लिया गया, क्योंकि चेयरमैन तो चुन लिया गया है ना, उसके तो 8 तरीके हैं, वो तो हो चुका है उसका काम। अब वाइस चेयरमैन के लिए कितने जनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा? क्या 8 का दोबारा होगा? नहीं, जब चेयरमैन डिसाइड हो चुका होगा तो 8 में से कोई एक पक्का चेयर में जाके बैठ चुका होगा। 2 चेयर रखिए ना यहाँ पर, ऐसे समझे आप। अब चेयर तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मैं बॉक्सेस ही बना देता हूँ। एक बॉक्स चेयरमैन का है, एक बॉक्स वाइस चेयरमैन का है ना। और यहाँ बेचारे ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर 8 जने खड़े थे, है ना। अगर ये चेयरमैन की जगह है और ये वाइस चेयरमैन की अगर जगह है, दोनों अभी तक खाली थी, इन 8 में से किसी भी एक को वहां पर बैठाया जा सकता है, यानी अपने पास 8 तरीके हैं। तो 8 तरीके 8 हो गए। अब चेयरमैन अपनी जगह पर आकर बैठ गया, अब ये वाइस चेयरमैन की जो जगह है ये खाली है अभी, अब यहाँ बैठना है किसी को आके। यहाँ कितने लोग तैयार हैं खड़े? 7 जने खड़े हैं अभी यहाँ। सबसे पहले जब चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं हुआ था तब 8 जने खड़े थे। अब जब यहाँ पर 7 जने खड़े हैं, क्योंकि एक चेयरमैन बन चुका है, तो वो 7 में से अब कोई भी यहाँ जाके बैठ सकता है। तो आप 7 तरीके हैं ना आपके पास, तो आप सिंपली यहाँ पर 7 लिख सकते हो। और क्योंकि दोनों का हमें ये नहीं बताना कि चेयरमैन के कितने तरीके हैं या फिर वाइस चेयरमैन के, हमें बताना है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एक साथ चाहिए उन्हें, है ना। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड वर्ड लगते ही समझ में आता है कि जो पहली वाली कंडीशन जो दूसरी वाली कंडीशन है वो डिपेंडेंट होनी चाहिए एक दूसरे पर, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। 56 एंड, अगर मैं ऐसे ही बोलूं, अगर यहाँ और लिख देते ना, आपका आंसर 15 होता, फिर 8 + 7 होता, तब 8 + 7 होता। अगर यहाँ एंड की और हो जाता तो बस यही छोटी सी बात है, ठीक है। ये एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज अगर आप, ये तो हो गया ना, वैसे अदरवाइज आप वैसे लिखना चाहते हो, आप बोल दो कि वाइस चेयरमैन के लिए कितने जनों का कॉन्फ्लिक्ट है? 7, क्योंकि एक जा चुका है, चेयरमैन बन चुका है। 7 में से बनेगा कोई एक। और आपको पता ना चाहिए कि NP1 का आंसर हमेशा N ही होता है, जैसे 8P1 का आंसर 8 हुआ, 7P1 का आंसर 7 ही होगा, लेकिन करके देख लो।
7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7। ये अब क्योंकि आपको जो टोटल रिजल्ट चाहिए था वो वैसे तो आप समझ चुके हैं कि मल्टीप्लाई करना है, और वैसे भी आप समझ ही जाए, क्योंकि आपको चाहिए ना एंड की कंडीशन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये पूरा एक इवेंट तब कहलाएगा जब चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन दोनों आपके पास है। तो आप बोलोगे इसका जो रिजल्टेंट आंसर है जो पूछा गया उसी चीज को लिख देना, 8 इंटू 7 है यानी कि 56। यानी 56 तरीके हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को चुनने के, साथ साथ एक साथ। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे 8 जन यहाँ पर खड़े हैं, तो कोई कहेगा कि पहले वाले को चेयरमैन बना दो, 8वें वाले को वाइस चेयरमैन बना दो। कोई कहेगा पहले वाले को चेयरमैन बना दो, 7वें वाले को वाइस चेयरमैन बनाओ। कोई कहेगा पहले वाले को चेयरमैन बनाओ, 6ठे को। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा इस बारे पे, हल्का सा आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ऐसे कर अगर लोग हैं ना, तो हो सकता है इस तरह से डिसीजन हो सकता है कि पहले वाला एंड 8वें वाला, फिर पहला वाला 7वें वाला, पहला छठा, ऐसे करके पहला दूसरा। ये चेयरमैन से ये वाइस चेयरमैन है, यानी पहले को ऐसे एक तरीका ये हो सकता है। मैं कह रहा हूँ एक बात, फिर ऐसे ही करके आप चल सकते हो, दूसरे वाले को 8वें वाले को, फिर आप दूसरे वाले को 7वें वाले को, ऐसे कर आप देखो, आपके पास 56 ही तरीके आएंगे, है ना। आप ऐसे कर देखो, क्योंकि फिर आप फाइनली यहाँ पर आओगे दूसरा पहला, ऐसे कर देखना जरा, आपको कुछ समझ में आएगा। इस सीरीज को चलाते हुए चलना, ये एक तरीका है। वैसे है ना, तो उसको हमने डायरेक्ट निकाल लिया, हम ऐसा करके नहीं देख रहे, हमने पहले बता दिया 56 तरीके हैं, 56 मेथड्स हमारे पास, ठीक है। वो बस आपके सामने 6 क्वेश्चन। फाइंड n if n minus 1 p of 3 रेशियो n of p4 is equal to 1 रेशियो 9। ये हमें दिया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन में पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है ना। आराम से देखते हुए चलना। आपसे बोला गया ना n minus 1 p of 3, रेशियो लिया गया इसका, यानी n p4 के साथ, और रिजल्ट आया 1:9। अब इसे हमें सॉल्व करना, ठीक है। आराम से करते हुए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है एक छोटी सी बात, पता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, कि हम जानते हैं कि NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। ये होता है ना, ये होता है इसका मतलब। तो हम इसका जब रेफरेंस यहाँ पर लेंगे तो हम देखेंगे कि जो ऊपर ये चीज़ दी गई ये अपने आप में n की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसका फैक्टोरियल लेंगे। नीचे हम इस n से जो n की तरह बिहेव कर रहा था माइनस करेंगे r को, विच इज 3, है ना, और ऐसे क्लोज कर फैक्टोरियल लेंगे होल का, क्योंकि n माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल होता है। और फिर होल अपॉन में हम बाकी जो चीज़ है उसको भी ऐसे ही ओपन करेंगे, np4 का मतलब n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 ऑफ होल फैक्टोरियल, ये। और फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/9, ठीक है। इसको तो इतने को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे हम सॉल्व करेंगे मैं आपको करते हुए चल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिएगा जरा, इस पर वर्क कर रहे हैं हम, नेक्स्ट वाले पर देखिएगा। आप समझ सकते हैं कि चौथी चीज पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। n-1 ऑफ होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा n-4 ऑफ होल फैक्टोरियल के साथ। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ पहले। फिर सेकंड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी n फैक्टोरियल जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, क्योंकि इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। -1 -3 -4 हो गया, यानी n-4 ऑफ होल फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पर जो चीज बची है वो 1:9 है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आया, 1:9 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे का काम करते हैं, जो अक्सर होता है वही काम करें। और इससे अच्छा काम आपको मिलेगा क्या कि n-4 फैक्टोरियल, तो इससे क्या, ओहो, n-4 फैक्टोरियल तो इससे साफ साफ कैंसिल हो रहा है। ये चीज और ये चीज तो सेम है, तो सीधे कैंसिल हो गई। ऊपर बचा हुआ है n-1 ऑफ होल फैक्टोरियल और नीचे बचा हुआ है n फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि n को n-1 इंटू फैक्टोरियल बोला जा सकता है कि नहीं जा सकता। यही चीज थोड़ी सी हमें समझनी है। बात ऐसा नहीं है कि बहुत वैसी चीज है। हमने n फैक्टोरियल को हमें पता होना चाहिए कि n नीचे को आएगा घटता हुआ। n-1 को आप n नहीं बना पाओगे, लेकिन n को n-1 फैक्टोरियल बनाया जा सकता है, क्योंकि जैसे 5 होता है, 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कह सकते हैं ना, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल का मतलब ही होता है n और n में से एक कम कर दो उसका फैक्टोरियल, या फिर आप कह सकते हो n-1 और n-2 का फैक्टोरियल, आपकी मर्जी है। कैसे? जैसे आप 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो कह ही रहते हैं, आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, ये वाली बात। तो अकॉर्डिंगली हमें जहां जैसी जरूरत होगी हम यहां तक भी जा सकते हैं और हम यहीं तक भी जा सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हो गया।
तो आपको समझ में आई कि ये चीज मैंने n फैक्टोरियल को क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे पता है ना ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऊपर मान लिया 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और नीचे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्या आप ऐसा नहीं करोगे कि 4 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दोगे और 5 को 5 into 4 फैक्टोरियल कहोगे ताकि कैंसिल हो जाए? मैंने वही काम किया, ठीक है ना। बस आपको दिख रहा है सामने 1:9 लिखा हुआ है और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि n वहां चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और 9 वहां आ जाएगा, n की वैल्यू 9 आ गई। हमारा 7th क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड r if 5pr is equal to 2 times 6 of pr minus 1, ऐसा है। और सेकंड पार्ट इसका हम करते हैं इसे फटाफट। देखिएगा लिखा हुआ है 5pr, फर्स्ट पार्ट को हम देख रहे हैं, 5pr is equal to 2 times, मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 6pr minus 1, ये ऐसा। और हम क्योंकि मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा, हम जानते हैं आसानी से एक बात कि NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं। बस इसी का हम रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, आप देखोगे यहाँ पर तो हम समझेंगे कि 5pr का मतलब है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। हमें r की वैल्यू बतानी जिसके लिए कंडीशन करेक्ट होती होगी। 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, जो भी है आप समझोगे 6, n के प्लेस पे 6 है तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6, क्योंकि n में से r को माइनस करना होता है। r ये पूरा का पूरा बना हुआ है, तो जब ये r पूरा का पूरा बना हुआ है तो इसको माइनस करना पड़ेगा 6 में से, क्योंकि 6n है ये और इसका होल फैक्टोरियल हम ले लेंगे ऐसे कर कर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हमने कुछ नहीं किया, n में से r को माइनस किया, n में से r को माइनस किया और होल फैक्टोरियल ले लिया, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। बस अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और मुझे एक बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है देखकर, अगर थोड़ा कोशिश करो समझने की। 6 फैक्टोरियल जो यहाँ नजर आ रहा है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि 6 into 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही हम करते हैं अक्सर, है ना। अब क्या होगा, कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप देखो 5 माइनस आर फैक्टोरियल, कुछ होता हुआ खास तो दिख नहीं रहा इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर जो चीज बची है 6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 6 + 1 हो गया, यानी 7 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल हो गया। ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 into 6 यानी 12 बचा और बाकी की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना, जैसे ना मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर फोकस करें। ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल 7 माइनस आर फैक्टोरियल, क्या कोई रिलेशन है इसका? क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ इतना डिटेल से, वरना अदरवाइज तो हम देखते ही आगे बढ़ते हैं सीधे करते हुए। पहली बार है इसलिए समझा रहा हूँ, आप इनको जरा कोशिश करें समझने की। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो 7, जैसे ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। इसको मैं कह रहा हूं कि हम ऐसा लिख सकते हैं 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब सवाल ये उठेगा कि कैसा लिख सकते हैं, तो बस इसी को मैं समझा रहा हूँ कि 7 माइनस आर फैक्टोरियल को, क्योंकि आप सोचे अगर हम इसको ऐसा लिख पाएंगे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस आर इन टर्म्स ऑफ 5 माइनस आर फैक्टोरियल आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। तो सवाल ये कि लिखा कैसे जाएगा, वो वही समझा रहा हूँ। इतना तो जानते हो ना कि n फैक्टोरियल को इतना लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे ही करके आगे तक, या फिर यहीं पर कर दो। आप समझते हो कि ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ये सब एक ही बातें हैं। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सभी एक ही बातें हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हमने। ये क्यों लिख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आपको यहां से सेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 फैक्टोरियल लेता हूं एग्जांपल के लिए, तो आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बताओ ऐसा तो लिख सकते हो ना आप? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 5 माइनस 1 ओनली दिस फैक्टोरियल? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हाँ आप ये भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर कोई आपको बोल रहा है कि क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, हमने बोला लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक ही बात है। क्योंकि इसका मतलब अब 5 4 3 2 फैक्टोरियल, आप समझ रहे हो, सारी बातें एक ही है। इसी चीज को मैंने ये जनरलाइज फॉर्म में दिखा है। तो अकॉर्डिंगली जहां हमें जैसी जरूरत होती है, हम n-1 तक ही कभी आ जाते हैं, कभी हम n-2 तक भी बढ़ जाते हैं, कभी हम n-3 तक भी बढ़ सकते हैं, है ना, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, बहुत क्लियर है। तो इसी चीज का इस्तेमाल यहां पर हुआ, इसी चीज का इस्तेमाल वहां पर हुआ। दिखाता हूं अभी कैसे, इसको नीचे को समझ गए, एग्जाम्पल था, देखिएगा एग्जाम्पल था, ठीक है। नहीं अब मैं आपको जनरलाइज करवाकर इसे समझा देता हूं। देखो अगर मैं इस n के प्लेस पर ना 7 माइनस आर को रख रहा हूं,
तो सब जगह मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। यानी मुझे भी एक बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि जो भी n है उसमें से 1 माइनस करो, फिर 2 माइनस करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाते रहो जहां तक ले जाना चाह रहे हो, जहां रोकना चाह रहे हो फैक्टोरियल लगा लो। यानी कि अगर मैं इसको ले जाता हूं, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पहले इसको लिख दूं, फिर इसमें से एक 1 माइनस कर दूं ऐसे कर कर, या तो मैं यहीं पर फैक्टोरियल आगे छोड़ दूं, इतना भी कह सकता हूं ना। या तो मैं एक काम और कर सकता हूं कि इसी चीज को मैं 1 माइनस तो किया ही किया, एक 2 भी माइनस कर लेता हूं आगे ले जाकर, है ना, ऐसा भी कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं। या मैं एक और काम कर सकता हूं कि इस चीज को आगे ले गया 2 नहीं, अब मैं 3 तक माइनस कर दूंगा, यानी 2 भी माइनस करूंगा और आगे 3 पे रोकूंगा इसे। मैं कुछ भी कर सकता हूं इनमें से। समझ में आ रही बात? यानी आप स्टूडेंट एक बात समझ रहे हो कि इस चीज का जो मतलब है बेसिकली निकल के क्या आया, 7 माइनस आर, 7 माइनस 1 कितना हुआ, 6 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। सिमिलरली जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ये क्या निकल गई, ये निकल गई 7 माइनस आर। बताओ 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 माइनस आर कह सकते हो ना इसे। सिमिलरली यहां देखो 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस आर कह सकते हो ना, तो 5 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। बाकी थर्ड वाले को मैं नहीं देख रहा, आप देख लो उसे। हमें एक बात समझ में आई कि जैसे हम कहते थे कि n रहेगा, n में से 1 माइनस होगा, n में से 2 माइनस होगा, सेम काम यहाँ हो रहा है। n रहा वही, क्योंकि n अभी कौन है जिसका फैक्टोरियल ले रहे हैं, वो n है ना, वो है। उसमें से अगली चांस में 1 माइनस हो गया, उसकी अगली बारी में 2 माइनस हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं शुरुआत में जब कह रहा था कि 7 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ, उसका रीजन बहुत क्लियर है आपके सामने क्यों। ठीक है, बस इस सबको मैंने हटा दिया और इसके रेफरेंस में जो मैंने बताया मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसी के बिहाफ पर मैं बातें कर रहा हूँ कि यहाँ तो 1 बचा, तो आप चाहो तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल को यहाँ ला सकते हो। तो 7 माइनस आर को मैं फिर उसी तरीके से खोल भी दे रहा हूँ, 6 माइनस आर 5 माइनस आर फैक्टोरियल तक ही रखूंगा, क्योंकि अपने काम का यहीं तक है ये। उसके बाद सामने पे जो बचा हुआ 6 2 जा कितना था, 12 टाइम्स 5 माइनस आर ऑफ होल फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि हमने पूरी कहानी इसलिए रची थी कि आपस में कैंसिल हो। ठीक है, बस जो बचा हुआ है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस आर 6 माइनस आर मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 कितना होता है 42, फिर 7 माइनस 7 आर हो जाएगा और माइनस 6 आर हो जाएगा, है ना, और ये माइनस आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया मैंने और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। इधर आपके पास जो बची हुई चीज़ है वो है 12, ओनली 12 बचा। बस इसको फोकस में लो और आंसर निकालो फटाफट। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक टाइप बना हुआ है। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लेता हूँ, 7 6 कितना होता है माइनस 13 हो जाएगा आर का। 42 में से 12 माइनस कर दो कितना होता है 30, हाँ 30 होता है, तो प्लस का 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक है, सब सिंपल तरीका रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो श्रीधराचार्य। तो आप बोलोगे माइनस बी, तो बी तो कितना है माइनस 13, तो प्लस हो जाएगा। आप समझ रहे हो, ए कितना है 1, बी कितना है माइनस 13, सी कितना है 30, जानते है ना। देख लो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो रहता है, उसमें एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। नोट कर लो, इसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं, इसे नोट कर लो, इसे मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो माइनस बी करने से वो प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर नेगेटिव का 169 ही होता है, माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी 30 है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर, और 2a यानी कि 2a यही होगा। r इज इक्वल टू आप फर्दर सॉल्व करोगे 13 रहेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 में से आपको उतना माइनस करना है, करके देखें जरा। 4 3 सा कितना है 12, 120 है, 169 में से 120 जब वो होगा तो 49 बचेगा। आप जानते हो 13 प्लस माइनस 7 है ना, तो 13 प्लस माइनस 7 होल अपॉन 2 बचा हुआ। और आप जानते हो एक बार प्लस करोगे तो 13 प्लस 7 18 होगा, 18 बाई 2 कितना होता है, एक बार तो 9 निकल के आएगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा 13 माइनस 7 6 होता है, 6 बाई 2 3 होता है, तो एक बार 3 निकल के आएगा। आप समझ रहे हैं बात को। आर की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई, या तो 3 या तो 9। ठीक है ना, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात और ध्यान रखते हुए चलना, आपको एक बात बोलना चाहूंगा। जैसे अगर आपको कोई बोलता है कभी 3p, जैसे ना आपको कभी कोई बोले 5p3 है और कोई बोले 5p9 है, कौन सा सही है इन दोनों में से, आपको ही समझ में आना चाहिए। देखो हमें समझ में आना चाहिए जो चीज लिखी है बोलना क्या चाहती है। ये कहना चाहती है कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को अरेंज करो, ये कहना चाहती है 5 ऑब्जेक्ट्स में से 9 को अरेंज करो, है ना। तो जो कहना मैथमेटिकल की 5 चीजें आपको दी गई, आप उन बोलो 9 को अरेंज करो,
5 में से 9 अरेंज नहीं हो पाएंगे। अरेंज उतनी तो हो पाएंगे जितने अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, उन्हीं को तो आप अरेंज करोगे, है ना। 3 जनों को आप एक सीट के लिए अरेंज कर सकते हो, एक जने को 3 सीटों के लिए अरेंज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। ये वैसा ही कुछ है। तो इसीलिए R जो होना चाहिए हमेशा NPR में जो N होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। कभी R बराबर हो सकता है N के, कभी जैसे हो सकता है कि 5 सीट्स और 5 ही जनों को उसमें अरेंज करना हो। 5 आप स्टूडेंट्स हैं और 5 सीटें रखी गई। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि पहली सीट में कौन सा स्टूडेंट, दूसरी, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं ना। हो सकता है ऐसे बैठ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे 5 सीटें हर स्टूडेंट पे एक स्टिकर लगा दिया 1 2 3 4 5 का। ऐसे बैठ सकता है कोई पहली सीट, दूसरी, कोई मान लिया ऐसे बैठ सकता है कोई, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, है ना। तो 5 में से 5 के अरेंजमेंट बने, 5 में से 4 के अरेंजमेंट बन सकते हैं, 5 में से 6 के अरेंजमेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब समझ गए कि n जब भी होगा R के बराबर या R से बड़ा होगा। और आप देखो आपका n, क्योंकि इस क्वेश्चन में 5 दिया है और R आपका 9 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो आपको सीधे समझ जाना चाहिए कि ये वाला नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। बस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। समझ में आ रही है? सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है 5PR, सेकेंड पार्ट पर फोकस करना जरा। सेकेंड पार्ट लिखा गया है 5PR इज इक्वल टू 6PR-1। काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है उसी की तरह, बस 2 टाइम्स नहीं हुआ इस बार, 2 टाइम्स नहीं हुआ, ठीक है ना। आप देखो जरा ध्यान से, इसी फोकस में लेना और आगे बढ़ते हुए चलते रहते हैं। देखो एग्जैक्ट वही काम करो, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस R ऑफ होल फैक्टोरियल ऐसे करके, फिर उसके बाद 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस R-1 ऑफ होल फैक्टोरियल ऐसे कर कर। यही तो होता है ना हमेशा, ठीक है। R कौन है पूरा ये, तो आप लिखोगे इस चीज को मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो 6 × 5 फैक्टोरियल बोल दिया मैंने, ऐसे गलत तो नहीं किया ना कुछ, ऐसा बोल सकता हूँ। उसके बाद ये चीज 6 माइनस -1 तो 7 माइनस, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, वही सब कुछ है। और मैं इस बार यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी क्या करना चाहिए आप सब समझदार हैं कि 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करेगा, तो जो चीज हमारे पास बचेगी वो होगी 1 7 माइनस R फैक्टोरियल को इधर अगर ले आऊं और साथ में उसे ओपन भी कर दूं ऐसा करके, आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया इस बात को, ऐसा कर दिया। ये चीज वहां मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ, तो 6 टाइम्स 5 माइनस R ऑफ होल फैक्टोरियल ये बनेगा, और हम जानते हैं कैंसिल होगा, हम जानते हैं हमने कैसे किया। 7 माइनस R 6 माइनस R को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 7 6 42, 7R हो जाएगा माइनस का, उसके बाद ये 6R हो जाएगा और ये प्लस का R² हो जाएगा। यहाँ 6 5 ओहो अच्छा हुआ 6 5 30 नहीं बोले, ओनली 6। बस आपने इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। आप देखोगे ये R² बना हुआ क्वाड्रेटिक अगेन, -13R, और ये 42 माइनस 6 कितना होता है 36, तो -36 इज इक्वल टू 0 बना हुआ है, ये इतना बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है, देखते हैं आगे क्या होगा है। इतना समझ में आ रहा है, बस इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है बस और ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इस क्वाड्रेटिक को फिर से सॉल्व करो उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, तो मैं देखूंगा कि R इज इक्वल टू निकल के आएगा, -b होता है तो -13 प्लस हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², यानी 169 हो जाएगा, नहीं 13 का स्क्वायर b² -4ac, माइनस का साइन आएगा 4 × a तो 1 है, 36 नेगेटिव का जो था वो से पॉजिटिव कर देगा, 4ac हो गया, होल अपॉन 2a का मतलब जस्ट R इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 और 4 से अगर इसका मल्टीप्लाई करें 4 6 24, 4 3 12, 144 हो जाता है ना, ठीक है। अब आपके पास 2 बचा हुआ यहाँ पे कैरी, आप R इज इक्वल टू लिखोगे 13 प्लस माइनस 169 में 144 को ऐड करो, 94 कितना होता है 13, और ये कितना होगा आपके पास 31, इतना हो रहा है क्या, दोबारा करके देखना ही पड़ेगा मुझे, हाँ इतना ही हो रहा है, ठीक है, यानी ये इतना हो रहा है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये होल अपॉन 2 है। और ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा ऑड कैलकुलेशन है, हमें इसे देखना पड़ेगा क्या मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया, क्योंकि 42 माइनस 6 एरर हुआ था, ठीक है ना। 42 माइनस जो 6 है, वेरी गुड, अगर आपने कैच किया था, ये प्लस का होना चाहिए था, +36, और अगर ये +36 होगा ना तो फिर ये माइनस का जो ये सिंबल प्लस का आया था, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होना पड़ेगा, क्योंकि वो -4ac फॉर्मूला होता है और c पॉजिटिव है, ठीक है ना ये। और ये आप थोड़ा सा डाइजेस्टेबल भी है, क्योंकि 169 माइनस 144 अच्छा नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना।
परफेक्ट स्क्वायर होता है कितना होता है 25, और हम जानते हैं -13 प्लस माइनस, यानी इसका मतलब हो गया -13 प्लस माइनस 5/2, चलो माइनस नहीं प्लस का 13 प्लस माइनस 5/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार +5 लेना तो 13 प्लस 5 कितना होता है 18, 18/2 कितना होता है 9, एक बार तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा। और जब माइनस का सिंबल लेंगे 13 माइनस 5 कितना होता है 8, और 8/2 कितना होता है 4। ये दो पॉसिबल आंसर है इस बार फिर से। और आप अगर देख लें इस बार n की वैल्यूज क्या, 5n की वैल्यू है यहाँ पर, और इस वाले के लिए जो n की वैल्यू है वो 6 है ना। जैसे इस बारी में भी अगर आप गौर करें ना, वैसे मैं देखना रह गया था उसमें भी, जैसे यहाँ पर भी 5pr है और 6pr-1 है ना, क्योंकि सेम r के लिए बात चल रही है तो आप सबसे कम वाले n पर फोकस करना चाहिए आपको। क्योंकि अगर हम बोलें कि ये 6 है, इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि ना अगर सबसे कम, अगर मान लिया, मेरी बात समझिएगा जरा, अगर r की वैल्यू ये आई होती 6 है ना, इस बारी में अगर आई होती तो वो 6 इसको तो वैलिड करवा देता वैसे, है ना, क्योंकि वैसे तो इसके लिए भी वो सही हो जा रहा है, क्योंकि 6r-1 6p5 हो जाएगा, सही हो जा रहा है, अपने आप ही सही होगा। लेकिन इसमें वो गलत हो जाता है ना, 5p6 गलत हो जाएगा। दोनों को वैलिड रखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही कि आप छोटे वाले नंबर पर फोकस करें, छोटे n पर। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर रिजल्ट क्या आया आपका, 9 और 5 में से दो रिजल्ट्स आए आपके, या तो 9 आया या तो 4 आया आपका। अब हम देखें 9 और 4 में से 4 सही रहेगा, क्योंकि 9 तो बियॉन्ड है, और किसी एक से भी अगर बड़ा हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, 9 और 4 में से हम समझ गए कि 9 गलत हो जाएगा, 4 सही रहेगा, यानी 9 गलत है। इस बार r का आंसर 4 है। ठीक है, आपको समझना होगा इस बात को। और बाकी चीजें बनी इस तरह से कि वो अपने आप अरेंज हो जा रहा है दूसरा वाला। जब आप 5 की, क्योंकि 6 ना r के लिए डिफाइन नहीं है, वो r-1 के लिए डिफाइन है, समझ वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चंस तक हम करते हैं। वैसे ये दोनों पार्ट हैं इसके, देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमने देख लेते। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर क्लास 10th 11th 12th के लिए जो रिलेटेड जो वीडियोस के हैं जितने पॉसिबल हो पाए लिंक डाले हैं मैंने चैप्टर्स के, 11th फिजिक्स और मैथ्स, ये केमिस्ट्री, इन सबका। और चैनल में एक बार जरूर विजिट करें, 700 मोर देन 740 प्लस वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर हैं, और आपके लाइक जो हैं उन्हें देखें, और दूसरे अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर उन्हें शेयर भी करें स्टूडेंट्स। तो मिलता हूँ इसके आगे की क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।